पार्ट 1 में खाली इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइटोसिस था, डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोपीनिया, फिर एबनॉर्मल डिक्रीज बताया था, एबनॉर्मल इंक्रीज ल्यूकीमिया, इट इज ब्लड कैंसर। ये जो चीज हमने कल पढ़ा था। अब हम आते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बेसिकली सबसे पहले जो यहाँ पे समझना है डब्ल्यूबीसी के बारे में, कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी कि ल्यूकोसाइट, बेसिकली हम जब डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ते हैं तो ल्यूकोसाइट के बारे में जब भी हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि ल्यूकोसाइट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। इसमें किसी को डाउट है क्या? ग्रेनुलोसाइट, एक में ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स देखिए ये ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट होंगे साइटोप्लाज्म में, तब हम उसे कहेंगे ग्रेनुलोसाइट। ग्रेन्यूल्स मैंने बताया था क्या होता है। ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जो हमने देखे थे, टी पाउडर जो होता है वैसे ग्रेन्यूल्स। नेक्स्ट, अब हम इसके बारे में बात करते हैं, न्यूक्लियस किसका कैसा रहता है वो चीज। ये बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट में तीन आते हैं, तीन, बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। फिर बोलेंगे बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। नेचर बताओ, बेसोफिल यानी कौन सा नेचर हो सकता है? बेसिक, एसिडोफिल यानी एसिडिक, न्यूट्रोफिल यानी न्यूट्रल। ओके, अब हम पढ़ेंगे बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल। स्ट्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन? कोई मुझे बताएगा स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? जब भी आप माइक्रोस्कोप पे स्टडी कर रहे हो, बेसिकली जब भी आप कुछ चीज के ऊपर डेप्थ में जाते हो तो आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हो। ये बात सही है? आप हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हो? पहले बताओ, करते हो? हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हो ना? तो वही चीज है यहाँ पर भी, वही चीज बताया गया है कि किस तरह ऑब्जर्व की जाती है। सबसे पहला चीज जो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि बेसोफिल, एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल नेचर कैसा कैसा होगा। बेसोफिल का क्या होगा नेचर? बेसिक। एसिडोफिल का नेचर क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या रहता है? सेल के अंदर का जो कंटेंट रहता है ना उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर का जो कंटेंट रहता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, क्लियर है? बताइए ये चीज। सेल के अंदर का जो कंटेंट रहता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, आगे की हो जाता है। आगे का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है कि एसिडोफिल एसिडिक नेचर होगा, बेसोफिल बेसिक नेचर होगा, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल नेचर का होगा। ग्रेन्यूल्स क्या करता है? ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, बस बस वो प्रेजेंट है और कुछ उसके बारे में डेप्थ नहीं है कुछ भी, बस वो प्रेजेंट है। ग्रेन्यूल्स अगर प्रेजेंट है तो वो ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्यूल्स अगर नहीं प्रेजेंट है तो वो एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना। ये सबसे पहला चीज है ना, यही इंपॉर्टेंट है कि ये बेसोफिल जो होगा बेसिक डाई देगा, एसिडोफिल एसिडिक डाई देगा, न्यूट्रोफिल न्यूट्रल डाई देगा। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए। ये बात क्लियर है क्या? ये चीज इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल डाई। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट था। आपको पता हो गया कौन कौन सा नेचर क्या रहेगा, क्या कैसा रहेगा कंटेंट, ये चीज समझ गए। अगला चीज, इसका जो नेक्स्ट हम जाते हैं न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद पहले तो ये मिथिलीन ब्लू क्या होता है इसके बारे में मत जाओ, ये चीज बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कट कर देता हूँ, ये चीज बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज सुनिए ध्यान से, अगला चीज जो है वो परसेंट के हिसाब से, बेसोफिल 0.5% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत। बाद में फिर हम आते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल 2 to 3% आप कहो, 2 to 3% इओसिनोफिल। और न्यूट्रोफिल को 60 to 65%, यहाँ पे अलग दिया है लेकिन फिर भी ये याद रखना 60 to 65%। अब न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। देखो किस तरह से रोप रोप जो होता है ना, रस्सी किस तरह ट्विस्टेड रहता है, ट्विस्टेड रहता है ना, रोप ट्विस्टेड रहता है ना, रोप ट्विस्टेड एकदम। देखिए हो कभी किसी रोप को एकदम ट्विस्टेड वे में? वही चीज बताया यहाँ पे कि जो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस रहता है, ये देखो ये न्यूक्लियस है, बेसोफिल का न्यूक्लियस किस तरह ट्विस्टेड है।
इस तरह से शेप है इसका न्यूक्लियस का। अगर आपको बोला गया ये न्यूक्लियस है और पहचानो ये कौन सा न्यूक्लियस है, किस चीज का न्यूक्लियस है, तो आप क्या बताओगे? कौन सा है ग्रेन्युलोसाइट, कौन सा ल्यूकोसाइट का न्यूक्लियस है ये? क्या बताओगे कौन सा ल्यूकोसाइट का न्यूक्लियस है? बताइए, एक सेकंड बताओ कौन सा ल्यूकोसाइट का न्यूक्लियस है। आप सबसे पहले क्या बताओगे? बेसोफिल। अगर शेप चेंज हो गया, देखो बायलोब्ड यानी ये एक लोब, ओके, फिर ये एक लोब, दो लोब हो गए, तो कौन कैसे हो गए? फिर दो लोब हो गए यानी बायलोब। बायलोब किसका रहता है? इओसिनोफिल। एसिडोफिल को ही इओसिनोफिल कहते हैं, इतना याद रखना। इट इज ऑल्सो नोन एज एसिडोफिल। नेक्स्ट, तीन से ज्यादा लोब, तीन से ज्यादा लोब देखने मिल रहा है आपको? ये तो इसमें बायलोब हमने देखा। उसके बाद अगर हम तीन से ज्यादा लोब देखने मिल रहा है, ऐसे कंडीशन का क्या होता है? न्यूट्रोफिल। देखिए न्यूट्रोफिल, तीन से ज्यादा लोब्स, इसे ही कहते हैं हम न्यूट्रोफिल। ओके, क्लियर है बात? बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या दिया? ग्रेन्यूलेटेड दिख रहा है, सब जगह ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो ये ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं, ये जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहता है ना, ऐसे को हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं। इज दैट क्लियर? बताओ, क्लियर है ये चीज यहां तक? ये क्लियर हुई बात? आगे बढ़े, पक्का? चलो अब हम आगे जाते हैं, आगे का कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट है, धीरे धीरे जाते रहेंगे। नेक्स्ट, फंक्शन। फंक्शन के बारे में मुझे कल डिस्कस करना था। बेसिकली मैं फंक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ। सुनो ध्यान से, सबसे पहला चीज फंक्शन में, सबसे पहला चीज मैंने कल आपको क्या कहा था, सुनो देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। मैंने कल आपको ये चीज कहा था इसके बारे में, सुनो बस ध्यान से जो बता रहा हूँ। कल इस चीज के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ये जो आपका हार्ट है, ये क्या है आपका हार्ट। मान लो एक ऐसा कंडीशन आया, बेसिकली जब आप भाग रहे हो, रन कर रहे हो, तो क्या होता है? अगर गिर गए तो क्या होगा? फिर मैं वापस से एक ही चीज रिपीट करता हूँ, समझ में आए क्या होगा? फिर ब्लीडिंग होगा। बहुत बढ़िया, ब्लीडिंग होगा, यही चीज मुझे बतानी थी। ब्लीडिंग होगी आपको, तो वो ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो इसके लिए क्या किया जाएगा? बॉडी क्या करेगा? वहां के ब्लड को क्या करेगा? ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो इसके लिए बॉडी वहां के ब्लड को क्या करेगा? ब्लीडिंग ज्यादा नहीं हो इसके लिए बॉडी वहां के ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट कराएगा। बिल्कुल, यही आंसर सुना था, क्लॉट होगा ब्लड। ब्लड क्लॉट होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा क्या? ब्लड अगर क्लॉट हो गया तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होगा। आवाज क्लियर है? पूरा जरा भी लो नहीं है ना आवाज? आवाज क्लियर है? बस ये, ब्लीडिंग कंटिन्यू नहीं होने से, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? हमारी बॉडी क्या करवाती है? ब्लड को क्लॉट। और ये क्लॉट कैसे होता है अभी पढ़ाऊंगा मैं। पहले इतना समझ में आ गया, ब्लड क्लॉट होगा, जमा हो जाएगा ताकि ब्लड कंटिन्यू फ्लो नहीं हो, ये समझे? बताओ, ये समझे? ओके। अगर मान लो हार्ट में ब्लड पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट, हार्ट में ब्लड फ्लो होता है, हार्ट में अगर ब्लड जमा हो गया तो क्या वो रुकावट नहीं डालेगा? जो पूरा हार्ट में चक्कर काट रहा है, रुके, रुकावट नहीं आएगा वहां पे अगर हार्ट में ब्लड क्लॉट हो गया तो? अगर हार्ट में ब्लड क्लॉट हो गया तो क्या होगा? मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? मान लो अगर हार्ट अटैक होगा, बिल्कुल ब्लड क्योंकि फ्लो नहीं कर पाएगा ना। अगर आपको ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, देखो एक सिंपल सा लॉजिक, एक बहुत ही सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं एक हार्ट को रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है? चार चेम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, ये बात पता है? चार चेम्बर्स होते हैं, ये बात पता है क्या? फोर हार्ट इज कंप्राइज्ड ऑफ फोर चेम्बर्स। नहीं पता? ओके चलो कोई बात नहीं, इतना पता है आपको, जाने दो, छोड़ो। इतना पता है हार्ट से ब्लड जाएगा लंग्स में, एक फिर वापस से लंग्स में प्योरीफाई होने के लिए फिर वापस से हार्ट में आएगा, और फिर ये पूरे बॉडी में चले जाएगा। ये बात पता है? पता, ये बात पता है क्या? पहले बताइए, ये बात पता है ना? हार्ट से लंग्स में, ओके। पूरे बॉडी में ब्लड कौन लेके जाता है? पूरे बॉडी में ब्लड
आर्टरी लेके जाती है हार्ट से, आर्टरी लेके जाती है ना पूरे बॉडी में ब्लड को। तो मान लो अगर ऐसा कंडीशन हुआ या हार्ट में ब्लड पूरा अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, कहीं क्लॉट हो गया है, तो क्या ब्लड अच्छे से फ्लो कर पाएगा? बताओ, क्या हार्ट अपना फिर काम कर पाएगा? ऐसे ही कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। जब ब्लड क्लॉट हो जाता है ना हार्ट में, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक का दूसरा नाम पता है किसी को? हार्ट अटैक का दूसरा नाम? नो, एंजाइना पेक्टोरिस नो, याद रखना, मायोकार्डियल infarction, myocardial infarct, not infaction, it's infarction, myocardial infarction, बस ये नाम याद रखना, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। ओके, हाँ मैं ये बता रहा था कि ब्लड क्लॉट, अगर मान लो आप डॉक्टर हो, ठीक है, आप डॉक्टर हो, ओके, आपके पास ये है डॉक्टर, ठीक है, पर्सन ए, आप हो पेशेंट, सॉरी आप हो डॉक्टर और मैं हूं पेशेंट, समझ लो मैं हूं पेशेंट, मेरे साथ दो और कलीग्स आए हैं मेरे को लेके, दो और, ओके, मैं आया आपके, हार्ट अटैक मतलब ऐसा सिम्टम्स आपने डायग्नोज किया कि हार्ट में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, आपने पूरा हार्ट अटैक आया है। अब आप क्या बताओगे हार्ट अटैक का कॉज क्या हो सकता है? अगर आप डॉक्टर तो मुझे क्या बताओगे हार्ट अटैक का क्या कॉज हो सकता है? मेरे को आया हार्ट अटैक, मैं आपके पास आया, तो आप मुझे क्या बताओगे हार्ट अटैक का कॉज क्या होगा? सबसे पहली बात ये चीज, ब्लड क्लॉट हो गया, ये बताओगे ब्लड क्लॉट हो गया, ओके, ये आप मुझे बताओगे ना ब्लड क्लॉट हो गया, बहुत बढ़िया, आपने मुझे बताया कि ब्लड क्लॉट हो गया, ओके। तो अब मुझे यानी कि मेरे को एक बार अटैक आ चुका है, तो अब मुझे आप क्या सजेस्ट करोगे कि ब्लड क्लॉट नहीं हो? बताओ, आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे ऐसा जो मेरा ब्लड क्लॉट नहीं हो? बताओ, ऐसा कुछ बोलोगे जिससे मेरा ऐसा कुछ टैबलेट दोगे जिससे मेरा ब्लड क्लॉट नहीं हो? हाँ, ऐसा कुछ टैबलेट दोगे ना मुझे? तो कोआगुलेशन को यानी क्लॉटिंग को रोकने के लिए, क्लॉटिंग को रोकने के लिए क्या मैं कोई एंटी क्लॉटिंग दोगे? आप एंटी क्लॉटिंग दोगे, है ना? तो इसी को बोलते हैं एंटी कोआगुलेंट। अब वर्ड समझ में आया एंटी कोआगुलेंट मतलब क्या होता है? इसी को हम कहते हैं एंटी कोआगुलेंट। आई बात समझ में? एंटी कोआगुलेंट मतलब क्या होता है? आप मुझे एंटी कोआगुलेंट दोगे ताकि मेरा ब्लड क्लॉट हो कि नहीं हो? एंटी कोआगुलेंट दोगे क्योंकि मेरा ब्लड क्लॉट हो या नहीं हो हार्ट में? नहीं हो, एग्जैक्टली तो यही आपके बॉडी में भी कुछ ल्यूकोसाइट्स ऐसे होते हैं जो एंटी कोआगुलेंट बनाते हैं, और वही एंटी कोआगुलेंट बनाने का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। वही एंटी कोआगुलेंट देखिए यहाँ पे, हेपारिन, बेसोफिल बनाता है हेपारिन, और यही हेपारिन जो होता है एंटी कोआगुलेंट होता है। हेपारिन इज योर एंटी कोआगुलेंट, ओके, क्लियर है ये चीज? हेपारिन इज योर एंटी कोआगुलेंट, ओके। नेक्स्ट, अब बेसोफिल एक और चीज रिलीज करता है, ये वर्ड समझना, पता पहले हेपारिन वाला कॉन्सेप्ट समझा क्या सभी को? हेपारिन वाला कॉन्सेप्ट समझा, ये क्लियर हुई आप लोग को? बताओ, बेसोफिल बनाता है हेपारिन, ये क्यों बनाता है ये बात समझ गए? 100% क्लियर हो गई ये चीज, इसमें डाउट है? हाँ चलो नेक्स्ट चीज। अब मैं एक चीज पूछता हूँ आपको, क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कुछ चीज खा रहे हो, मान लो आप गए हो कहीं, वहां पे आप फंक्शन में गए हो, अचानक से आपने वैरायटीज ऑफ फूड रहती है वहां पे, वैरायटीज ऑफ फूड, इतना वैरायटी फूड रहता है कि हम कहीं जा ही नहीं पाते, हर एक चीज को खा भी नहीं पाते, और कोई इसके बाद कोई आके ईगो हर्ट कर दे कि आपने ये लिया क्या, तब तो और गुस्सा आता। बेसिकली ये चीज समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूँ?
बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि आप लोग अलग अलग पार्टीज में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि आप लोग गए हो वहां पे और अचानक से कुछ ऐसे डिश आपने खा लिया है जैसे आपको कफिंग होने लगा, अचानक इचिंग होने लगा, एलर्जी से सिम्टम्स देखने लगे कि आपका बॉडी वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया? ऐसे हुआ है कभी? कभी हुआ है? बिल्कुल। कुछ चीज आपने ऐसे खा लिए हैं जिसका आपको बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। हम जा रहे हैं, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज, किसी का पार्टी है, वहां पे हम गए, पार्टी में हमने डिशेस ट्राई किए, सारे डिशेस। कभी कभी ऐसा हो गया, कुछ ऐसा डिश खा लिया हमने कि हमें अचानक से तुरंत जैसे ही खाया बॉडी के अंदर गया, कफिंग होने लगा, इचिंग होने लगा, बॉडी के अंदर वॉमिटिंग जैसा लगने लगा। ऐसा हुआ है ना? यानी कि उस तरह के फूड से आपको, एक ऐसा फूड था उस खाने में जिस तरह के फूड से आपको थी एलर्जी। समझे? उस तरह के फूड को हम कहते हैं एलर्जी, उस फूड से। मान लो मैं खा रहा हूँ राइस मंडे को, ओके, 100% ठीक हूँ, अच्छा लगा मुझे। अगले दिन मैं खा रहा हूँ जवार चपाती, क्लियर, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत। ट्यूसडे को मैं वेडनेसडे को खा रहा हूँ बाजरा का रोटी, ये भी 100% क्लियर, ओके, डन। नेक्स्ट में थर्सडे को मैदा का खा रहा हूँ, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ओके फाइन। नेक्स्ट फ्राइडे को मैं जवार बाजरा मिक्स खा रहा हूँ, जवार बाजरा मिक्स, ये भी क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। सैटरडे को मैं खा रहा हूँ बाजरा और मैदा मिक्स का, ये भी क्लियर है। लेकिन संडे को मैंने सिर्फ खा लिया व्हीट का रोटी, संडे को। और इसी दिन जैसे ही मैंने इनटेक किया, मुझे इचिंग होने लगा बॉडी में, मुझे बॉडी में अलग अलग चीजें, सिम्टम्स देखने लगे, वॉमिटिंग जैसा लगने लगा, मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करने लगा। ये बात समझ में आ रही है आपको मैं क्या कह रहा हूँ? यानी आपको व्हीट से एलर्जी है। ये एक बार हुआ तो मान लेते, समझ लेते कुछ प्रॉब्लम होगा, दूसरे बार हुआ ठीक है कोई बात नहीं, फिर तीसरे बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ऐसा, फिर डॉक्टर कहते हैं नहीं आपको इस तरह के फूड से एलर्जी है। ओके, आई बात समझ में? इस तरह के फूड से आपको एलर्जी है, ये आपको डॉक्टर सजेस्ट करता है। ओके, तो आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे? तो ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? रीजन क्या है? इसका रीजन है कि वो व्हीट की जो एलर्जी है आपके बॉडी में, ये बॉडी अंदर ले ही नहीं सकता, यानी बॉडी इसको, ब्लड इसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता है। ब्लड में ऐसा कुछ है जो ये एब्जॉर्ब, आप इंटॉलरेंट हो इस चीज के लिए, आप टॉलरेट नहीं कर पाते हो ऐसे सब चीजों को। कुछ चीजें तो ऐसे होती ही है वर्ल्ड में जिससे आपको एलर्जी होगी। दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं है जो सब चीज खा सकता है, सब चीज खाने पे तंदुरुस्त रह सकता है। किसी ना किसी चीज, स्मॉल से स्मॉल चीज, जैसे आपने बताया सनफ्लावर का एलर्जी है, सनफ्लावर ऑयल की बात कर रहे हैं, रिफाइंड जो ऑयल होता है। बेसिकली यही सब चीजें होता है जो आपको एलर्जी, हर एक लोगों को एलर्जी होता ही है किसी ना किसी चीजों से, वो आपको पता भी नहीं चलता, इतना माइल्ड रहता है कभी कभी कि वो चीज पता भी नहीं चलता। ओके, तो ऐसे कंडीशन में, देखिए जानते, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जब आपको किसी चीज की एलर्जी कंडीशंस होती है ना, ये हिस्टामिन सिक्रीट होता है बॉडी में। जब वो इचिंग होता है ना, वो क्यों होता है? हिस्टामिन। और वो इचिंग इसके लिए होता है ताकि आप वो और नहीं फूड कंज्यूम करो, ताकि आपके बॉडी में और प्रॉब्लम हो सके। ये याद रखना कि बेजो क्वेश्चन सिर्फ नीट में इतना ही पूछा जाएगा, बेजोफिल सीक्रेट हेपारिन एंड हिस्टामिन, एंड हेपारिन इज एंटीकोएगुलेंट एंड हिस्टामिन इज एलर्जी कंडीशन में हेल्पफुल रहता है, बस। अभी ध्यान से सुनिए, यहाँ पर भी यही चीज है, देखिए ध्यान से। इयोसिनोफिल एलर्जिक कंडीशन जो होता है ना, एलर्जी कंडीशन, ये क्या करता है? एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रहता है, इसका नंबर बढ़ जाता है, इसका नंबर बढ़ जाता है अगर आपको कोई भी चीज की एलर्जी हुई। तो देखो ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ, ये सब चीज तो आपको इजीली मैं बता दूंगा। सुनो, कभी कभी ऐसा कफ कोल्ड हुआ आपको? कफ कोल्ड हुआ, किसी भी चीज की एलर्जी हुई है कभी? हुआ ना बेसिकली।
तो ऐसे कंडीशन में जब आप WBC चेक करोगे तो इओसिनोफिल हाई होगा, इओसिनोफिलिया आपका हाई होगा, ठीक है। ऐसे कंडीशन में जब आप WBC चेक करोगे तो ओके। किसी किसी को अलग अलग चीजों से, अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से होता है हर एक चीज। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला चीज, ये चीज हम समझ गए कि बेसोफिल क्या सिक्रेट करेगा, हिस्टामिन और हेपारिन, ठीक है। इओसिनोफिल का सिक्रेशन क्या होगा, एंटी हिस्टामिन प्रॉपर्टी रहता है, ये एलर्जी कंडीशन में बढ़ जाता है, बस इतना याद रखना, दोनों का सेम ही है, बस ये एलर्जी कंडीशन में इसका लेवल बहुत बढ़ जाता है क्योंकि इसका लड़ना रहता है ना, टैकल करना रहता है ना, तो एलर्जी कंडीशन में इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। अब अगला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इओसिनोफिलिया। बिल्कुल, इओसिनोफिलिया क्या है देखिए बताता है ये चीज, इओसिनोफिल कन्वर्ट टू इओसिनोफिलिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, अगला जो चीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, बस अब ध्यान से सुनना जो बताऊंगा, अब इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है। मान लो आपको फीवर आ रही है, आप एग्जांपल दो कितना, एक मॉडरेट फीवर का एग्जांपल दो, मैं उतना फीवर बताता हूँ कितना होना चाहिए, बताओ। आपको फीवर आ रही है, कितना फीवर आती होगी आपको, 102 मान लिया, चलो 102 डिग्री से फ़ारेनहाइट, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट मान लिया आपको फीवर आ गई, चलो अच्छा दिया है आप लोगों ने, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर है 7 दिन से, पिछले 7 दिन से ये फीवर रिपीट होते जा रहा है। कफ होगा, कफ है आपको, मैंने बोला कफ भी है आपको, बहुत हद तक कफ, कफिंग का भी कंडीशन है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने बोला कि आपको और भी अलग अलग चीजें देखने मिल रही हैं यहाँ पे, हम आपको कफिंग हो गया, वॉमिटिंग हो रही है, ओके। एपेटाइट जानते हो क्या होता है, एपेटाइट, एपेटाइट यानी क्या होता है जानते हो, क्या होता है एपेटाइट यानी, देखो ये है आपका डिनर, आपने मॉर्निंग में लंच किया था, आपने खाना छोड़ दिया, शाम का नाश्ता आपने स्किप कर लिया, रात में भी आपको भूख नहीं लग रही है, यानी आपका हंगर मिट गया है, भूख मिट रही है आपकी, भूख नहीं लग रही है आपको, भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, हाँ या ना बताइए जल्दी। तो आपको इस खाने को खाने का मन कर रहा है क्या, ऑल्दो आपने नहीं बहुत देर से खाया, इसी को कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी आपको भूख लगना कम हो गया, ये सब सिम्टम्स देखने मिल रहे हैं आपको, आपको खाने को मजा नहीं आ रहा, आप खाना नहीं खाने का कारण, ये सब सिम्टम्स है, यानी कोई तो बैक्टीरिया आपके बॉडी में आया है, जो कोई तो पैथोजन जो डिजीज कॉज किया है, कुछ ना कुछ तो हुआ है आपको, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ये बात बताओ, सही बात है, कुछ तो गड़बड़ है बॉडी में, है कि नहीं। इतने सारे सिम्टम्स, फीवर, वॉमिटिंग, बाद में फिर मैंने क्या बोला, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक भी मान लो, कफिंग, ये सब सिम्टम्स है, बॉडी में कुछ तो प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, बेसिकली जो मैंने सिम्टम्स बताया ये सब सिम्टम्स है टाइफाइड का, ये सब सिम्टम्स है टाइफाइड का, मैं नाम नहीं ले रहा था क्योंकि आपको पता नहीं है, ये सब सिम्टम्स है टाइफाइड का, ठीक है। ये सब चीज हम देख ली, यानी बॉडी में कोई तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है जो बॉडी को हार्म कर रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में आपके WBC एक्टिवेट होगा, WBC एक्टिवेट होगा, उसमें से भी न्यूट्रोफिल क्या करेगा, सुनो, जो बाहर से बैक्टीरिया फॉरेन एजेंट आया है उसको खा लेगा। ये कैसे खाएगा आपको पता है ना, फैगोसाइटोसिस कैसे करता है ये, इसी को बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, ठीक है। यही होता है बेसिकली फैगोसाइटोसिस, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग सब चीज समझे, यही होता है फैगोसाइटोसिस। अगला चीज हम देखते हैं वो इंपॉर्टेंट है,
एंगल्फ कोई बैक्टीरिया हो जाओ, कोई भी चीज हो जाओ, ये भी नॉन फैगोसाइटिक है नहीं, एंगल्फ नहीं करता, ये भी नॉन फैगोसाइटिक है। ये क्या है, फैगोसाइटिक है कि नहीं है, ये एंगल्फ करता है कि नहीं। बैक्टीरिया अगर बाहर से आया तो उसको खा लेगा कि नहीं खा लेगा, बिल्कुल खा लेगा। तो यही होता है बेसिकली, आपको समझने वाली बात ये है फैगोसाइट। व्हाइट ब्लड सेल, ग्रेन्युलोसाइट हमने कंप्लीट कर लिया। अगला चीज है ए ग्रेन्युलोसाइट। पहले आप मुझे बताओ, आपको ये समझा क्या, क्लियर हुई बात, पहले बताओ, क्लियर हुई बात। ग्रेन्युलोसाइट पूरा समझा आप लोगों को 110%, हर एक चीज, हर एक चीज सिंपल था। योसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल वाज मच मोर इंपॉर्टेंट, न्यूट्रोफिल समझ में आना चाहिए आपको। अब हम जाते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है, हाँ, एंटीहिस्टामिन का टैबलेट भी होता है, मैं वो सब डिस्कस करूंगा। जैसे ही मैंने कंप्लीट आया ना सर्कुलेशन पे, वैसे ही मैं आपको बताऊंगा सब कुछ, हिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। अभी यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, पहले ये बताओ। अभी यहाँ तक बेसिक, बहुत लिमिटेड पढ़ाई किया है इस चैप्टर का, अभी ये सब समझ में आना चाहिए। अगला टॉपिक सब कुछ डिस्कस होगा, कुछ भी चीज आपको छूटेगा। एक मिनट, क्या कुछ डाउट आया था आप लोग का? वॉइस, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख लगना खत्म हो जाना, वो होता है लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, फिर व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया, मैं स्क्रीन शेयर करना था, व्हाइट बोर्ड। हाँ, अब ये देखिए ग्रेन्युलोसाइट, बेसिकली ग्रेन्युलोसाइट के बाद ए ग्रेन्युलोसाइट, यहाँ पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा क्या, सबसे पहले बताइए। ग्रेन्युलोसाइट्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होगा, ये चीज हमें पता है। ग्रेन्युलोसाइट में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। अब न्यूक्लियस यहाँ पे लोब्ड, जो नॉट लोब्ड बता रहा हूँ, बताता हूँ क्या होगा लोब्ड और, इसमें दो होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट में कितने हुए पहले बताओ, ग्रेन्युलोसाइट में कितने हुए पहले ये बताइए। ग्रेन्युलोसाइट में कितने टाइप्स थे, 3 की 4 की 5 की 6, कितने, 3। फर्स्ट लेटर बता दो सबका, फर्स्ट लेटर सबका बता दो। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल बोलो या एसिडोफिल बोलो, एनबीए, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, ये चीज है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट का सबसे पहले आता है लिम्फोसाइट, दूसरा आता है मोनोसाइट। पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट ए ग्रेन्युलोसाइट। अब यहाँ पर हमने बोला लिम्फोसाइट पढ़ेंगे और मोनोसाइट पढ़ेंगे। सबसे पहला कितना परसेंट, मैं पहले बता देता हूँ आपको, देखो दे दिया यहाँ पे 25 से 35, 25 से 30%। आपको याद रखना 20 to 25%, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, 20 to 25%। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को समझ में आएगा, जो इजी इजी चीजें वो समझ, ये याद रखना 20 to 25% होता है। ओके, ये चीज हम समझ गए। नेक्स्ट मोनोसाइट कितना होता है बेसिकली, मोनोसाइट ये तो हमने देख लिया। मोनोसाइट कितना होगा अंदाजन आपके 6 से 8%। मोनोसाइट होता है 6 से 8%, यहाँ पे 3 से 9 दिया, बहुत वेरिएबल रहता है। देखो आपको भी टेस्ट कर रहा हो तो हर जगह अलग अलग याद है ना। 6, क्योंकि मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी का है, 6 to 8%। अब देखो हाँ, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। एक मिनट बाद ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, मैं लेके जाता हूँ। अब देखिए तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब देखो न्यूक्लियस, देखिए ध्यान से न्यूक्लियस को देखना, क्या दिख रहा है लार्ज न्यूक्लियस, पहले ये बताओ दिख रहा है लार्ज न्यूक्लियस, एकदम न्यूक्लियस बहुत बड़ा। पहले में हम न्यूक्लियस एकदम छोटा छोटा दिखता था, यहाँ पे एकदम लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है ना, दिख रहा है लार्ज न्यूक्लियस। पहले बताओ लार्ज न्यूक्लियस दिख रहा है, बताओ लार्ज न्यूक्लियस। अब एक चीज सुनना ध्यान से, जो मैं बताऊंगा अभी आपको कॉन्सेप्ट बस याद रखना। लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो रहता है बहुत ही लार्ज रहता है, ये चीज याद रखना।
आपको मैं पूछूंगा बाइलोब्ड न्यूक्लियस किस में रहता है, आप बताओ आंसर। बाइलोब्ड न्यूक्लियस किस में रहता है, याद करो, 2 मिनट 2 सेकंड रुको, याद करो कि हमने कौन से फोटो में देखा था। फोटो इमेजिन करो, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं है कुछ। एसिडोफिल, क्या सभी को आया था आंसर? ओके। 3 to 5 लोब्ड न्यूक्लियस किस में रहता है? 2 सेकंड सोचो फिर बोलो। 3 to 5 लोब, 3 से ज्यादा लोब हमने कहां पे देखा था? कहां पे देखा था? न्यूट्रोफिल, सभी का आंसर है न्यूट्रोफिल। अब सुनो ध्यान से एक चीज, ट्विस्टेड रस्सी की तरह ट्विस्टेड न्यूक्लियस हमने कहां देखा था? ट्विस्टेड न्यूक्लियस कहां देखा था? बेसोफिल में देखा था। लार्ज न्यूक्लियस कहां देखने मिल रहा है? एकदम बड़ा न्यूक्लियस और राउंड एकदम गोल जैसा बड़ा न्यूक्लियस कहां देखने मिला? लिम्फोसाइट। बताओ, आपने ना बहुत सारे 4 मार्क्स बेसिकली सिक्योर कर लिए हैं अपने। ये इंपॉर्टेंट चीज था, न्यूक्लियस किसका कैसा होता है। अब बताओ, याद रहेगा कभी भी? डायग्राम अगर आपको दे देंगे तो आपको याद रहेगा ये चीज लाइफ टाइम तक? कोई भी आपको पूछेगा किसका न्यूक्लियस कैसा रहता है, आप बता सकते हो ना आप? कोई भी पूछ देगा। अब सुनिए, आपने कभी बीन्स खाया? बीन्स, किडनी देखा? किडनी, बीन, किडनी देखा है? किडनी का शेप कैसा होता है? ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, किडनी का शेप देखा है आपने? इस तरह का शेप होता है। क्या होता है किडनी? इस तरह के शेप का होता है ना किडनी, बताओ, देखा है? अब एक चीज सुनिए बस ध्यान से, मैं ये बता रहा हूँ, ये देखो, देखो दिख रहा है थोड़ा बहुत किडनी शेप्ड न्यूक्लियस दिख रहा है मोनोसाइट का? किडनी की तरह न्यूक्लियस दिख रहा है, मोनोसाइट है, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है ना? लिम्फोसाइट का हमने देखा लार्ज न्यूक्लियस राउंडेड है एकदम, और किडनी शेप्ड हमने देखा मोनोसाइट का। हाँ, ऑब्वियसली देयर आर नो ग्रेन्यूल्स इन बोथ ऑफ देम, देयरफॉर दे आर नोन एज एक ग्रेन्यूलोसाइट। कितना सिंपल, कितना सिंपल। और ये क्या है? अच्छा, एक और चीज मैं पूछता हूँ, चलो 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 चलो, मजा आएगा, मजा आएगा। सुनो, बताओ मुझे, अभी तक हमने सारे देख लिए? सारे देख लिए, देखे, मैंने बोला पढ़ा नहीं है हमने, देखा, सारा देख लिया, हाँ या ना? अब बताओ, सबसे पहले आंसर करना बस, मुझे राइट करना बस। सबसे ज्यादा अमाउंट में दोनों को मिला के, पांचों को मिला के, बेसिकली 2 में डिवाइडेड है, बेसिकली पांचों को कंबाइन करके सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा डब्ल्यूबीसी है? सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल। बेसिकली यही मैं बता रहा था, सबसे ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रोफिल है। क्या जरूरी है क्या? मेरे को एक चीज मुझे बताओ, हमारा सेल, सेल का एग्जांपल गलत हो जाएगा, दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं। ओके, अभी के कंपैरिजन में नहीं मैं बोल रहा हूँ, पहले के कंपैरिजन में, आज से 10 साल 12 साल पहले मुंबई में बिल्डिंग ज्यादा थी कि स्लम ज्यादा थे? 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मुंबई में बिल्डिंग ज्यादा थे या स्लम ज्यादा थे? बिल्डिंग ज्यादा थे या स्लम था? लेकिन बिल्डिंग्स थे क्या? लेकिन बिल्डिंग थे ना? थे ना? तो बड़ा कौन था? ऑल्दो स्लम ज्यादा थे, लेकिन बड़ा कौन था? बड़ा कौन था यहाँ पे सबसे बड़ा? बिल्डिंग्स बड़े होते, तो वही चीज, अमाउंट में सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल है, और मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होता है मोनोसाइट। क्लियर हुई बात? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है, बताओ? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कौन है? सबसे बड़ा, ऑल्दो कम अमाउंट में है, उतना ज्यादा अमाउंट में नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन है? मोनोसाइट। सबसे अबंडेंट कौन है? अबंडेंट यानी सबसे अधिक कौन है? सबसे अबंडेंट कौन है? सबसे अबंडेंट कौन है? न्यूट्रोफिल। वेरी नाइस। अब देखिए, सबसे लार्जेस्ट, इसका न्यूक्लियस भी सबसे बड़ा रहता है, ये भी याद रखना, लार्जेस्ट न्यूक्लियस भी रहता है सबसे, ऑब्वियसली लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी इज मोनोसाइट। ओके, लेट्स स्टडी द फंक्शन। ओके, अब मजा आएगा।
फंक्शन जब हम पढ़ेंगे ना अब मजा आएगा। ये चीज है, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मान लो आप कहाँ रहते हो, क्वेश्चन में पूछूंगा अगर आप कहाँ कौन सी सिटी में रहते हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप? कौन सी सिटी में रहते हो मैं पूछूंगा तो मुंबई बोलोगे आप, बिल्कुल। बॉम्बे में रहते हो आप, यहां से जा रहे हो नॉर्थ में, राजस्थान जाओ, पंजाब जाओ, हरियाणा जाओ, कहीं भी जाओ। हम चले गए पंजाब, मैं आपको व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ। आप रहते हो बॉम्बे में, यहाँ से आप गए पंजाब, अमृतसर या हरियाणा, कहीं भी गए जाओ, घूमो बस। बेसिकली मुंबई से आप पंजाब गए, बहुत अच्छा घूम के आए आप लोग। मुंबई से पंजाब जाने के बाद जो सबसे पहला चीज जो मुझे आपको पूछना था, यहाँ पे मुझे आप बताना, आपको चले तो गए आप मुंबई से पंजाब, लेकिन आप रिलेटिव से, मैं एग्जांपल देता हूँ, मुंबई में पंजाब में कोई रिलेटिव्स रहते हैं, आप उनके घर पे गए, वहां पे जाने के बाद पंजाब में बेसिकली, मान लो मैं ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई सीरियस मत लेना, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वहां पे डेंगू के मच्छर बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर कुछ अलग अलग वायरसेस जो है, नॉर्मल वायरस वो ज्यादा फैले हुए हैं, ठीक है। नॉर्मल वायरसेस जो है वो पंजाब में ज्यादा है, कुछ भी फ्लू वगैरह हो गया, ये सब चीज हो गए, ठीक है। अगर हम वहां पे गए, पंजाब गए, हमें वायरसेस देखने मिले, तो क्या आप मुंबई से वहां पे गए और आपको वो वायरस हो गया, लेकिन पंजाबी जो है वहां पे, पंजाब में जो आपके रिलेटिव रहते हैं, उनको वो वायरस नहीं हो रहा है, वो अफेक्ट उतना नहीं कर रहा है? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है, क्या चीज है? अरे छोड़ो, ये तो एग्जांपल हमने ले लिया, इस जगह का चेंज हो गया, छोड़ो, और एक एग्जांपल लेता हूं, और सिंपल एग्जांपल। मैं और एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। एडेप्टेशन बोल दिया, एडेप्टेशन सही है, मैं बताता हूँ एक सिंपल सा लॉजिक, ठीक है। यहाँ पर है, वहां पे खाऊ गली को जानते हो आप? कांदिवली वेस्ट में है एक, जानते हो? सुना है नाम? हाँ, ओके। यहां से हम, मैं और मेरे फ्रेंड गए वहां फॉर हैविंग अ स्नैक्स या कुछ भी चीज। मैं जब वहां पे गया, मैंने भी वही चीज खाया जो उसने खाया, सेम सेम चीज, लेकिन बट मैं अगले दिन तक बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ प्रॉब्लम, लेकिन ये बीमार पड़ गया, ये वैसे खाना बीमार पड़ गया। मान लिया कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, 2 दिन 3 दिन में ठीक हो गया वो, वापस से 1 हफ्ते के बाद हम लोग ने प्लान बनाया कि वहीं पर जाएंगे क्योंकि वहां का खाना अच्छा है। हम दोनों फ्रेंड वापस से गए, फिर उसको अगले दिन फीवर हो गया यहाँ का खाने से। फिर लेकिन मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत अच्छा, खुश हूं मैं, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा रिपीटेडली होते जा रहा है, यानी क्या है उसका, क्या चीज कम है? उसका इम्यून सिस्टम वीक है, बिल्कुल, उसका इम्यूनिटी वीक है, इम्यून सिस्टम वीक है, जिसके वजह से वो उसको साध नहीं पा रहा है। यानी वैसे चीजों, कुछ भी चीज अगर छोटे मोटे चीजें भी उसमें होंगे, मेरे बॉडी ने उसको टैकल कर लिया, लेकिन उसके बॉडी ने टैकल नहीं कर पाया, यानी उसका इम्यूनिटी वीक है। ओके, बताओ, आई बात समझ में? इम्यूनिटी उसका वीक है। उसके लिम्फोसाइट का जो काम होता है ना, डिफेंस करना, इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है लिम्फोसाइट का काम। ओके, लिम्फोसाइट का काम बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाना होता है, ये चीज इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। एंटीबॉडीज क्या होता है? कोई भी फॉरेन एजेंट आया, इसके खिलाफ यानी इसके एंटी लड़ना है, तो एंटीबॉडी, फॉरेन एजेंट के खिलाफ लड़ना, इसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। तो अब ये देखो, मोनोसाइट किस तरह, ये भी फैगोसाइटिक है, मोनोसाइट इज ऑल्सो फैगोसाइट। ये देखिए कैसे एंगल्फ करता है, ये मोनोसाइट, यहाँ पे इन्फेक्शन दिख रहा है, ये इन्फेक्शन है। मोनोसाइट किस तरह गया वहां पे, देखो मोनोसाइट गया, उसके बाद मोनोसाइट बन गया मैक्रोफेज,
कन्वर्ट हुआ, इतना ज्यादा मोनोसाइट ही है ये, फिर मोनोसाइट ने इसको एंगल्फ कर लिया, खा लिया। देखिए क्या ये बात, फिर बता रहा हूं, मोनोसाइट है, इंफेक्शन है, ये वहां तक पहुंचा, फिर वो मैक्रोफेज में बदल, मैक्रोफेज भी मोनोसाइट का ही एक अगला हिस्सा है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गया, घुस गया इंफेक्शन के पास, इंफेक्शन को खा लिया। समझे? बताओ समझे क्या है ये चीज, समझे? क्लियर है किस तरह मोनोसाइट ने एंगल्फ किया, वो देखे किस तरह खा लिया। और एक बार बताऊं, और एक बार, इंटरेस्टिंग लगा, और एक बार बताऊं? ओके ठीक है, चल देखिए ध्यान से, और एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो ये मोनोसाइट है, किडनी शेप न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस किडनी शेप दिख रहा है ना, ये इंफेक्शन का साइट है बेसिकली। अगला चीज यहाँ पे पहुंचा, मैक्रोफेज में बन गया, जैसे इंफेक्शन के पास पहुंच गया, मैक्रोफेज बन गया, मोनोसाइट का ये मैक्रोफेज, फिर वो गया एंगल्फ कर दिया। स्कैवेंजर्स, स्कैवेंजर मूवी भी आई है, एवेंजर्स और स्कैवेंजर दोनों आई है। स्कैवेंजर्स बेसिकली जो खा लेते हैं ना, स्कैवेंजर्स। समझे क्या? बताओ पहले, बताओ समझे क्या? क्लियर है यहाँ तक जितना मैंने बताया मोनोसाइट के बारे में, ये चीज क्लियर हुई? पक्का? लिम्फोसाइट का काम क्या है? इम्यूनिटी के बारे में। मोनोसाइट का काम क्या? एंगल्फिंग करना, फैगोसाइटिक नेचर है। तो यानी कि बताओ कि दो चीज ऐसे हैं जो फैगोसाइटिक नेचर है, दो चीज बताओ, दो कौन से ल्यूकोसाइट है जो फैगोसाइटिक है? दो चीज है ना, कौन कौन से दो? बताओ कौन कौन से हैं दो? मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल, यस बिल्कुल, ये चीज मेरे को जाना था, आप लोगों को पता है। अगला चीज आज के लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वाइंड अप कर लेंगे। साइज ऑफ ब्लड सेल, मोनोसाइट सबसे बड़ा, न्यूट्रोफिल, फिर योसिनोफिल, फिर बेसोफिल, फिर लिम्फोसाइट, फिर आरबीसी। देखो आरबीसी सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी सबसे छोटा है। कैसा लगा ये सुन के? आरबीसी सबसे ज्यादा है फिर भी सबसे छोटा है, कैसा लगा सुन के? पहले ये बताओ, सुन के कैसा लगा? आरबी ताज्जुब हुआ, आरबीसी सबसे ज्यादा है लेकिन फिर भी सबसे छोटा है ना? ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं बताता हूँ, ये चीज समझो आप लोग धीरे धीरे। अगला चीज जो है ना यहाँ पे, प्लेटलेट। अब आरबीसी से भी छोटा है प्लेटलेट, लेकिन इनमें से जब जितना हमने पढ़ा उसमें सबसे छोटा है आरबीसी। प्लेटलेट के बारे में बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, अब प्लेटलेट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। थोड़ा बहुत देख लो प्लेटलेट कैसा होता है ताकि अगले लेक्चर में समझे। ये होता है प्लेटलेट, अभी नहीं समझाऊंगा, बस देखते रखो। थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बो मींस क्लॉट, नॉन न्यूक्लिएटेड, बस इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा। राउंड, और एक लास्ट बाइकॉन्वेक्स। ये प्लेटलेट के बारे में देख लो, थोड़ा बहुत ही दिखा रहा हूँ, बस ओवरव्यू जरा पढ़ा नहीं रहा हूँ। चलो डब्ल्यूबीसी एक और बार रिपीट कराया था, देखो ये साइज है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, स्क्रीनशॉट जितना हमने पढ़ा उसमें से। मैक्रोफेजेस किस तरह करता है वो देख लीजिए, रीच, उसके बाद किस तरह एंगल कर लेगा। ओके क्लियर? लेक्चर वाज क्लियर आई गेस? क्लियर था लेक्चर सभी को? पक्का? कुछ भी डाउट है, कुछ भी, किसी को भी एक भी पर्सन का डाउट? नो? हाउ इज गोइंग एवरीथिंग? सब सही चल रहा है अच्छे से? पढ़ाई चल रही है अच्छी से? हाँ, ब्लड कैंसर में कलर ऑफ ब्लड रेड होता है। देखो लाइट रेड होता है, मैं बताऊँ क्यों लाइट रेड होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी कंटेंट कम हो जाता है। मैं बताऊंगा बाद में आप लोग को ब्लड कैंसर के। इंटरेस्टिंग लेक्चर, थैंक यू सो मच। हाँ मैं एक चीज बताऊँ, स्कैवेंजर्स के बारे में एक डाउट आया था, वो मैं बस क्लियर कर लेता हूँ एक दिन का। स्कैवेंजर्स क्या होता है बेसिकली, ये चीज याद रखना बस आप लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैवेंजर्स?
स्कैवेंजर्स क्या आप लोग को क्या लगता है स्कैवेंजर्स क्या होगा? अगर मैं क्या स्कैवेंजर्स क्या बता रहा हूँ तो वो स्कैवेंजर होता क्या होगा बेसिकली? सबसे पहले बात आपको इतना याद रखना, कोई भी चीज जो वेस्ट चीज है ना, उसको सील करने वाला स्कैवेंजर, खा लेने वाला, ये सब होता है स्कैवेंजर्स। ओके क्लियर? स्कैवेंजर्स डाउट है? स्कैवेंजर फैगोसाइटिक वो किस तरह एंगल्फ कर लिया, वही होता है स्कैवेंजर्स। वाइंड अप करें लेक्चर? ओके अभी भी डाउट है किसी भी चीज में? बताओ। कैंसर वैंसर तो आप लोग पढ़ोगे 12th में, अभी नहीं। बेसिकली इंपॉर्टेंट जितने चीज इतने में से लर्न करना है आपको, हर एक चीज समझना है और हर एक चीज का आंसर आना चाहिए। ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर, या ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर, यू नो इट्स गुड। ओके लेट्स फाइंड अप द लेक्चर, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, ध्यान रखो, अच्छे से टेक केयर, बाय।